जेन वाल्टर्स तातियाना मसलनी जोश को डेट करना शुरू कर देती है और लगता है कि इस लड़के के साथ उसका अच्छा समय बीत रहा है जिससे वह पिछले एपिसोड की शादी में मिली थी। अफसोस की बात है कि कुछ अच्छी तारीखों के बाद जोश उनके साथ सोने के बाद उस पर भूत सवार हो जाता है। जेन इसके बारे में परेशान है और अपना काम और सब कुछ करने की कोशिश करती है, लेकिन वह जोश से वापस सुनने के लिए इंतजार करना बंद नहीं कर सकती। जब एमिल ब्लोंस्की टिम रोथ के पैरोल अधिकारी ने उसे एबोमिनेशन इनहिबिटर के बंद होने के बारे में बताया तो वह ब्लोंस्की के मेडिटेशन रिट्रीट में उसके साथ गई। जब वे वहां पहुंचते हैं तो यह ब्लोंस्की के खराबी अवरोधक के कारण एक झूठा अलार्म बन जाता है। जैसे ही जेन जाने वाली होती है वह दो लोगों मैनबुल और एल एगुइला के साथ लड़ाई में चली जाती है जो हाथापाई में उसकी कार को बर्बाद कर देते हैं। बिना सेल रिसेप्शन या वाईफाई के ब्लोंस्की की संपत्ति पर अटका जेन कुछ नेटवर्क खोजने के लिए इधर उधर भटकती है। वह एक लॉज में आती है जहां ब्लोंस्की कुछ नायकों के साथ समूह चिकित्सा सत्र में है। जैसे ही जेन को इन रंगीन पात्रों का पता चलता है, व्रेकिंग क्रू के लोगों में से एक जिसने कुछ एपिसोड पहले उस पर हमला किया था वह भी दिखाई देता है। जेन ने उसे शी-हल्क के रूप में पेश किया जो ब्लोंस्की को अपने सत्र में शामिल होने के लिए मनाने के लिए मजबूर करता है। शुरुआत में खुलने में झिझक, यहाँ तक कि व्रेकर के माफी मांगने के बाद भी वह अंततः शी-हल्क के रूप में अपने संघर्षों के बारे में बात करती है। उसे समूह के साथ एक सफलता मिली है क्योंकि वह सिर्फ जेन की तुलना में शी-हल्क होने के लिए उसके जैसे लोगों के बीच अपनी पहेली को मौखिक रूप से बताती है। जेन अपने बारे में कुछ बेहतर महसूस करना छोड़ देता है, लेकिन वह कम ही जानती है कि जोश उसके साथ उसका फोन डेटा कॉपी करने और उसका खून लेने के लिए सोया था। पिछले हफ्ते के एपिसोड के बाद बार बहुत कम होने के साथ यह सातवां थोड़ा सुधार की तरह लगता है। यह जेन को अपने आंतरिक राक्षसों का सामना करने की अनुमति देता है और शी-हल्क के रूप में उसे लगातार ध्यान मिलता है जो उसके नियमित रूप में काफी अनुवाद नहीं करता है। यह देखना भी ताज़ा है कि कैसे एबोमिनेशन ने एक परामर्शदाता के रूप में एक नया पत्ता बदल दिया है, दूसरों को खुद को खोजने में मदद करता है, ठीक उसी तरह जैसे उसने किया। लेकिन हम जेन के रेचन को कैसे प्राप्त करते हैं, इसकी कथा संरचना एक खिंचाव की तरह महसूस करती है। एक बार फिर हमें उन साइड कैरेक्टर्स से मिलवाया जाता है जो एक की ऊंची एड़ी के जूते से आने वाले किसी अन्य आत्मनिहित एपिसोड में बहुत अधिक परिणामी नहीं लगते हैं। शीर्षक में होने के बावजूद एक वकील के रूप में काम पर जेन की विशेषता बहुत कम है और केवल उल्लेख कहता है कि वह साल के वकील पुरस्कार के लिए तैयार है। यह दूर की कौड़ी लगती है, यह देखते हुए कि उसके पास केवल 3 मामले हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। इसके अलावा चूंकि कोई बटा लोग नापाक कारणों से उसका खून निकालने के लिए उत्सुक हैं, इसलिए यह बहुत सुविधाजनक है कि जोश ने हमें यह दिखाए बिना किया कि उसने यह कैसे किया। क्या जेन को चुभन महसूस नहीं होगी भले ही वह सो रही हो? शायद वह एक भारी स्लीपर है। लेखन तर्क या प्रतिभाशाली कलाकारों जैसे टिम रोथ और निश्चित रूप से तातियाना मसलनी के लिए बहुत कम करता है। दोनों काम करने के लिए बेहतर सामग्री के पात्र हैं। तो फिर शायद यह एपिसोड उतना कमजोर नहीं लगता अगर यह पिछले एक के लिए नहीं होता। सभी मजेदार और दिलचस्प बिट्स इस बात से प्रभावित होते हैं कि शी-हल्क किस तरह से भुलक्कड़ और सर्वथा मूर्ख है। ओवरऑल में इस एपिसोड को दूंगी 2.5 स्टार।